नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए करंट लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारी करंट की वीडियो अपलोड करी है। तो जो आज की वीडियो है उसमें ऊपर लिखा हुआ है केंद्रीय आम बजट 2020-2021, यानी कि ये बजट की वीडियो है। जो बजट पेश किया गया था 2020-2021 के लिए, ये उससे संबंधित वीडियो है। कोई भी परीक्षा हो उसमें बजट से सवाल बनता है, और ज़्यादातर जो बजट के बारे में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जैसे पूछेगा शिक्षा के लिए, बजट में शिक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित हैं, पूछेगा रेलवे के लिए कितने हैं, रक्षा के लिए कितने हैं, ऐसे करके राशि पूछी जाती है। तो जो भी राशि जरूरी है वो सभी यहाँ पे लिखी हुई हैं, सब अलग अलग दिख रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है 3000 करोड़ रुपए, यहाँ पे लिखा हुआ है 99,300 करोड़ रुपए, सारी राशि अलग अलग लिखी हुई है। 27,300 करोड़ रुपए। तो जो राशि है वो आपको याद रखनी है, और यदि कोई लक्ष्य रखा गया है बजट में वो आपको याद रखना है। तो कोई भी प्रश्न हो बजट से जुड़ा हुआ, इससे बाहर कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो इससे बाहर छोड़ा गया हो। सभी प्रश्न बजट से जुड़े हुए इस वीडियो में आपको कंप्लीट हो जाएंगे, और आप इनको अपनी नोटबुक में इसी प्रकार उतार देंगे कि शिक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित है, 99,300 करोड़ रुपए। सबसे पहले जो हमारा केंद्रीय बजट 2020-2021 है उसका कुल आकार, मतलब कितने राशि जो थी कितनी थी वो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है 30,42,230 करोड़ रुपए। जो 2020-21 के लिए बजट पेश किया गया उसकी राशि कितनी थी? 30,42,230 करोड़ रुपए का बजट था। 30,42,230 करोड़ रुपए। इसके बाद यहां पे लिखा हुआ है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को लोकसभा में वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए आम बजट पेश किया। अब सवाल बन सकता है बजट कब पेश हुआ था लोकसभा में? 1 फरवरी 2020 को बजट पेश हुआ था लोकसभा में। किसने पेश किया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कभी कभी पूछ लेता है हमारे वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, तो हमारे जो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं वो श्रीमती निर्मला सीतारमण है। 30,42,230 करोड़ रुपए का कुल बजट था, और बजट पेश कब किया गया? 1 फरवरी 2020 को बजट पेश किया गया था लोकसभा में। निर्मला सीतारमण ने लगातार दूसरी बार, जो निर्मला सीतारमण है उन्होंने लगातार दूसरी बार बजट पेश किया है, और वो ऐसा करने वाली पहली वित्त मंत्री बनी है, पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। ऐसा करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। निर्मला सीतारमण लगातार दूसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। इनसे पहले अब तक ऐसी कोई भी महिला नहीं थी। वैसे तो ये वित्त मंत्री भी पहली हैं, महिला वित्त मंत्री जो बोलते हैं। तो जो निर्मला सीतारमण है उन्होंने पहली महिला वित्त मंत्री हैं जिन्होंने लगातार दूसरी बार बजट पेश किया है। इस बार इन्होंने अभी तक का सबसे लंबा बजट भाषण दिया। अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण दिया गया इस बजट में। कितना समय था उसका? 2.5 घंटा। अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया गया था 2020-2021 के बजट में, जिसका टाइम था 2.5 घंटे का। और इस बजट का जो विषय रहा है, बजट का विषय पूछा जाए तो बजट का विषय रहा है जीवन यापन में आसानी। जो 2020-21 का बजट था उसका विषय रहा था जीवन यापन में आसानी। ये आपको याद रखना है। बजट का विषय पूछा जाए 2020-21 के लिए जो बजट पेश किया गया उसका विषय क्या था, किस विषय पर आधारित था? जीवन यापन में आसानी इसका विषय रहा है। किसने पेश किया है? निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। बजट का आकार कितना है? 30,42,230 करोड़ रुपए का बजट है 2020-2021 का। और निर्मला सीतारमण
लगातार दूसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं, जिन्होंने लगातार दूसरी बार बजट पेश किया है। यहाँ पे लिखे हुए हैं मुख्य तथ्य परीक्षा से जुड़े हुए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 2020-2021 में राजकोषीय घाटा 3.5% रहने का अनुमान है। ऐसे पूछ सकता है 2020-2021 में राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान है? 3.5% रहने का अनुमान है राजकोषीय घाटा 2020-2021 में। अब आते हैं नीचे। अब कौन कौन सी बात बजट में कही गई है, क्या क्या कितनी राशि किसके लिए आवंटित की गई है, ये सब कुछ पढ़ते हैं। 5 लाख तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा। अब की बार बजट में कहा गया है कि जिनकी 5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय होगी उस पर कोई भी कर नहीं लगेगा। लेकिन यदि 5 से 7.5 लाख के बीच, 5 से ज्यादा और 7.5 लाख से कम जिनकी राशि है, 5 और 7.5 लाख के बीच जिनकी राशि है वार्षिक, उस पर 10% कर लगेगा। 5 लाख तक की राशि पे कोई कर नहीं लगेगा, लेकिन 5 से लेकर और 7.5 के बीच में जो राशि है उस पर 10% कर लगेगा, 10% टैक्स लगेगा उस पे। इसके बाद 7.5 से लेकर 10 लाख तक की आय पर, जिसकी 7.5 से 10 लाख तक के बीच की आय है उस पर 20% टैक्स लगेगा। ऐसे आगे को बढ़ता जा रहा है। तो जो जरूरी है केवल वही लिखा है, आगे भी है फिर जिसकी 10 से 15 है, ऐसे करके है। तो 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। 5 से 7.5 लाख तक की आय पर 10% का टैक्स है, और 7.5 से 10 लाख तक की आय जिसकी वार्षिक है उस पर 20% का टैक्स है। 2020-21 में शिक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है। इनमें जितनी भी राशि लिखी हुई है सब में सबसे इंपॉर्टेंट राशि है शिक्षा के लिए बजट पर कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है शिक्षा के लिए? 99,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं बजट में शिक्षा के लिए। इसके आगे कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यानी कि इस वर्ष शिक्षा पर 99,300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और कौशल विकास पर 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये बातें बजट में कही गई हैं। शिक्षा का जरूर याद रखना है, शिक्षा के लिए 99,300 करोड़ रुपए हैं और कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपए हैं। राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ये बात भी बजट में कही गई है। ऐसे सवाल बन सकता है बजट में किस प्रकार के 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात कही गई है? तो राष्ट्रीय पुलिस विद्यालय स्थापित किया जाएगा और राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करने की बात कही गई है बजट में। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 2020-2021 में स्वास्थ्य के लिए 69,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत, जो आयुष्मान भारत है, आयुष्मान भारत जो योजना चलाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसके लिए 6400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 6400 करोड़ रुपए का प्रावधान है 2020-21 के बजट में। स्वास्थ्य के लिए 69,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। आयुष्मान भारत योजना के लिए 6400 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वर्ष 2025 तक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। जो टीबी रोग है, जो टीबी बीमारी है, उसको समाप्त करने का लक्ष्य बजट में कब तक रखा गया है? 2025 तक रखा गया है। ऐसे पूछ सकता है कि किस रोग के बारे में बजट में चर्चा की गई है? टीबी के बारे में बजट में चर्चा की गई है। 2025 तक इसे समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है और इसको समाप्त करने के लिए एक अभियान भी चलाया गया है जिसका नाम था टीबी हारेगा और देश जीतेगा। यह अभियान भी इसलिए शुरू किया गया है टीबी रोग को 2025 तक समाप्त करने के लिए, टीबी जो बीमारी है उसे समाप्त करने के लिए 2025 तक एक अभियान चलाया जिसका नाम है टीबी हारेगा और देश जीतेगा। टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य पूछा रहा है कब तक रखा गया है? 2025 तक बजट में। इसके बाद जम्मू कश्मीर के लिए, भाई केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख नए केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो बजट में इनके लिए कुछ विशेष राशि खर्च करने की बात कही गई है, जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए 30,757 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर के लिए खर्च करने की बात कही गई है और जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है उसके लिए 5,958 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है।
जम्मू कश्मीर के लिए 30,757 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और लद्दाख के लिए 59,658 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लद्दाख के लिए 59,658 करोड़ रुपए और जम्मू कश्मीर के लिए 30,757 करोड़ रुपए आवंटित हैं। परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए, जो परिवहन सेवा है, परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं बजट में? 1.7 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए। इसके बाद 2024 तक 100 नए हवाई अड्डे विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका अर्थ यह है कि बजट में कहा गया है कि 2024 तक 100 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। ये बात भी बजट में कही गई है, तो यह भी पूछा जा सकता है कि 100 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2024 तक रखा गया है। 2024 तक 100 नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा या विकास किया जाएगा। महिला विशेष कार्यक्रमों के लिए, महिलाओं से जुड़े विशेष कार्यक्रमों के लिए 28,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं 2020-2021 के बजट में। महिलाओं से जुड़े हुए जितने भी कार्यक्रम हैं उन पर 28,600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे 2020-2021 के बजट में। बिजली के लिए और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए और बिजली के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 22,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं बिजली के लिए और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए। बिजली पर और नवीकरणीय ऊर्जा पर 22,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे 2020-2021 के बजट में। उद्योग और वाणिज्य विकास के लिए, उद्योग और वाणिज्य विकास के लिए 27,300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उद्योग और वाणिज्य विकास के लिए 27,300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 22,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। महिलाओं के लिए 28,600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 100 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे 2024 तक, ये लक्ष्य रखा गया है। जम्मू कश्मीर के लिए 30,757 करोड़ रुपए हैं और लद्दाख के लिए 59,658 करोड़ रुपए हैं। परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए की बात कही गई है। वर्ष 2022 में, इन सब के आगे है, वर्ष 2022 में भारत में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन। ये करंट का सवाल है भाई, वैसे सभी करंट चल रही है लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे भी बन सकता है कि G20 शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ आयोजित होगा। तो G20 शिखर सम्मेलन 2022 में भारत में आयोजित होगा। भारत इसकी अध्यक्षता करेगा G20 शिखर सम्मेलन की। तो G20 शिखर सम्मेलन 2022 में आयोजित होगा। इसकी तैयारियों के लिए, इसकी तैयारी करनी है भारत सरकार को। इसके लिए 100 करोड़ रुपया आवंटित है कि इसकी तैयारी पर 100 करोड़ रुपए खर्च करे जाएंगे। भारत 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। तो अध्यक्षता करने के लिए जो तैयारियां करनी है उन पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये बात भी बजट में कही गई है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के लिए, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के लिए 4400 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही है। 2020-2021 में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के लिए 4400 करोड़ रुपए आवंटित हैं या 4400 करोड़ रुपए की खर्च करने की बात कही है बजट में। वर्ष 2020-21 में पर्यटन विकास के लिए, पर्यटन विकास के लिए या पर्यटन क्षेत्र में 2500 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही है। और जबकि संस्कृति मंत्रालय को 3150 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ये बात भी कही गई है। संस्कृति मंत्रालय के लिए 3150 करोड़ रुपए आवंटित हैं और पर्यटन के लिए 2500 करोड़ रुपए आवंटित हैं। इनको आप ऐसे लिख लोगे, यहाँ लिखोगे महिला विशेष कार्यक्रम, उसके आगे लिख दोगे 28,600 करोड़ रुपए। जम्मू कश्मीर उसके 30,757 करोड़ रुपए। लद्दाख के आगे लिख दोगे 59,658 करोड़ रुपए। ऐसे ही 100 नए एयरपोर्ट बनाएंगे 2024 तक, ये लक्ष्य रखा गया है। बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 22,000 करोड़ रुपए। उद्योग वाणिज्य के लिए 27,300 करोड़ रुपए। इनको एक बार ऐसे लिख के सबको याद कर लेंगे कितनी राशि किस क्षेत्र में खर्च करने की बात कही है 2020-2021 के बजट में।
तो पर्यटन के लिए 25,000 करोड़ रुपए की बात की गई है। संस्कृति मंत्रालय के लिए 3150 करोड़ रुपए की बात कही गई है। इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है 2020-2021 के बजट में। इसके बाद इस पूरे बजट से में जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है 5 पुरातत्व स्थलों का कीर्तिमान स्थल के रूप में विकास किया जाएगा। ये भी बजट में बात कही गई है। 5 पुरातत्व स्थल कौन से हैं जिनका कीर्तिमान स्थल के रूप में विकास किया जाएगा, ये आपको 5 याद रखने हैं और कौन सा स्थल कहां पर है। 5 पुरातत्व स्थलों का कीर्तिमान स्थलों के रूप में विकास किया जाएगा और ये बात भी बजट में कही गई है। वो स्थल कौन कौन से हैं? नंबर 1 है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में है। जो पुरातत्विक स्थल है 5 उनका कीर्तिमान विकास करने की बात की है इस वाले बजट में और वो 5 स्थल याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? आपको ऑप्शन में देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल इनमें से शामिल नहीं है। तो 5 ऐसे स्थल हैं, उनको आपको याद रखना है। राखीगढ़ी हरियाणा, नंबर 2 हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश। राखीगढ़ी हरियाणा, नंबर 2 हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश। नंबर 3 शिवसागर कहाँ पे है? शिवसागर है असम में। नंबर 3 शिवसागर असम। नंबर 4 धौलीवीरा गुजरात। नंबर 4 धौलीवीरा गुजरात और नंबर 5 आदिचनल्लूर तमिलनाडु। तो कुल 5 ऐसे स्थल हैं जिनका कीर्तिमान विकास होगा या जिन्हें कीर्तिमान स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। राखीगढ़ी हरियाणा, हस्तिनापुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, शिवसागर जो कि असम में है और नंबर 4 पे धौलीवीरा जो कि गुजरात में है और नंबर 5 पे है आदिचनल्लूर जो कि तमिलनाडु में है। इसके बाद है झारखंड की राजधानी रांची में एक जनजातीय संग्रहालय स्थापित करने की बात कही गई है बजट में। ऐसे सवाल बन सकता है कि बजट में कहां पर एक जनजातीय संग्रहालय स्थापित करने के बारे में कहा गया है या कहां जनजातीय संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। तो झारखंड की राजधानी रांची में जनजातीय संग्रहालय स्थापित करने की बात कही गई है बजट में। और जो गुजरात का लोथल है उसमें पोत संग्रहालय स्थापित करने की बात कही गई है। जनजातीय संग्रहालय झारखंड की राजधानी रांची में स्थापित किया जाएगा, ये बजट में कहा गया है। और पोत संग्रहालय गुजरात के लोथल में स्थापित किया जाएगा, ये बात भी बजट में कही गई है। इसके बाद 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया है। बहुत जरूरी सवाल है, चर्चा में चल रहा है भाई, किसानों की आय दुगनी हो रही है। 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया है, किसमें? बजट में। और किसानों के लिए और कौन कौन सी सुविधा दी गई है बजट में? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना होगी यहाँ पे, आवास बीमा योजना। प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना के तहत 6 करोड़ से अधिक किसानों का बीमा किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना के तहत 6 करोड़ से अधिक किसानों का बीमा किया जाएगा। इसके अलावा जल्दी खराब होने वाले पदार्थों के शीघ्रता से परिवहन के लिए, कुछ पदार्थ ऐसे किसान के जो जल्दी खराब हो जाते हैं तो उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी से पहुंचाने के लिए किसान रेल और किसान उड़ान योजना का प्रस्ताव रखा गया है, या ये किसान रेल और किसान उड़ान योजना शुरू करने की बात कही गई है। तो किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने की बात कही गई है बजट में और लगभग 6 करोड़ से अधिक किसानों का बीमा किया जाएगा, ये बात कही गई है बजट में। और जो किसानों के पदार्थ हैं उनको जल्दी खराब होने से बचाने के लिए, परिवहन की सुविधा को तेज करने के लिए किसान रेल और किसान उड़ान योजना लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है या लागू करने की बात कही गई है। तो भाई इससे नीचे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं जो आपको नहीं दिख रहे हैं, मैं बोल रहा हूं। 2024 से पहले 6000 किलोमीटर राजमार्गों का तथा 4000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। ये बात बजट में कही गई है कि 2024 से पहले
6000 किलोमीटर लंबे राजमार्गों का और 4000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। ये बात भी बजट में कही गई है, इनका निर्माण किया जाएगा 2024 से पहले। इसके बाद एक जरूरी सवाल यह है, जो रक्षा बजट है, रक्षा बजट को 6% बढ़ाने की बात कही है। किसमें? 2020-2021 के बजट में। तो ऐसे भी सवाल बन सकता है 2020-2021 के बजट में रक्षा बजट को कितने परसेंट बढ़ाने की बात कही है? तो भाई 6% बढ़ाने की बात कही है रक्षा बजट को 2020-2021 के बजट में। और सड़कों के निर्माण की बात करें तो 2024 से पहले 6000 किलोमीटर लंबे राजमार्गों का और 4000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण करने की बात कही है। इसके बाद सभी घरों को पाइपलाइन के जरिए जलपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन के तहत 3.60 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। अब यहाँ से आपको जो लिखना है वो लिखना है जल जीवन मिशन पर कितने रुपए खर्च किए जाएंगे। तो जल जीवन मिशन के लिए 3.60 लाख रुपए आवंटित हैं। जल जीवन मिशन के लिए 3.60 लाख रुपए आवंटित हैं। इसके बाद भारत विश्व की, ये भी बात बजट में कही गई है कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना हुआ है। ये बजट में बताया गया है कि भारत अभी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना हुआ है। और एक रेलवे से जुड़े हुए सवाल हैं। भारतीय रेल के लिए ये बहुत जरूरी सवाल है। भारतीय रेल के लिए 70,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है। भारतीय रेल के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित है? 70,000 करोड़ रुपए। भारतीय रेल के लिए 70,000 करोड़ रुपए आवंटित हैं बजट में। जल जीवन मिशन के लिए 3.60 लाख रुपए आवंटित हैं। और जो राजमार्ग जो नहीं दिखाई दे रहे हैं, राजमार्गों के लिए 2024 से पहले 6000 किलोमीटर लंबे राजमार्ग बनाए जाएंगे और 4000 किलोमीटर लंबे सड़कों का निर्माण किया जाएगा। रेलवे के लिए कुल 70,000 करोड़ रुपए आवंटित हैं। इसके बाद 27,000 किलोमीटर लंबे ट्रैक को इलेक्ट्रॉनिक बनाने की बात कही गई है बजट में। पूछा जाए बजट में कितने किलोमीटर रेलवे ट्रैक को इलेक्ट्रॉनिक बनाने की बात कही गई है। 27,000 किलोमीटर लंबे ट्रैक को इलेक्ट्रॉनिक बनाने की बात कही गई है बजट में। इसके अलावा रेलवे से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, 550 नए रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा शुरू करी जाएगी। 550 रेलवे स्टेशनों पर 550 नए रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा शुरू करने की बात कही गई है। रेलवे पर कुल कितने रुपए खर्च करे जाएंगे? 70,000 करोड़ रुपए खर्च करे जाएंगे। 27,000 किलोमीटर लंबी रेल ट्रैक को इलेक्ट्रॉनिक बनाया जाएगा और 550 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा शुरू करी जाएगी। ये सब बातें बजट में कही गई हैं। और रक्षा बजट को 6% बढ़ाने की बात कही गई है। और आपको ये भी याद रखना है बजट कितना था, कुल जो बजट पेश हुआ है वो 30,42,230 करोड़ रुपए है। 30,42,230 करोड़ रुपए। तो ये बजट से जुड़े हुए सवाल है, आप एक बार इनको देख लो। इनसे बाहर बजट में कोई भी सवाल नहीं बन सकता। जो भी जरूरी थे वो मैंने आपको दे दिए हैं। तो भाई कुछ लोगों का कहना है कि क्लियरिटी नहीं आ रही है और थोड़ी आवाज भी ऐसे ही आ रही है। तो भाई कुछ दिन की बात है, लगभग 9 वर्ष के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोर्ड पे क्लियरिटी भी आएगी और आवाज के लिए माइक का प्रयोग होगा। अभी आवाज के लिए माइक का प्रयोग नहीं हो रहा है, लेकिन 9 वर्ष के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसमें क्लियरिटी भी आएगी। और जब भी लगातार अब जो क्लास है वो भी छोटी छोटी अपने आप से बनाई जा रही है। फिर क्लास 1-1 घंटे की होगी जीएस की। और जो करंट है, जब तक हम करंट चला रहे हैं, करंट लगभग तब तक पूरी कर देंगे। अभी करंट में बहुत कुछ बचा हुआ है, पुरस्कार बचे हुए हैं, अभी खेल परिदृश्य बचा हुआ है, केंद्र सरकार की योजना बची हुई है, जीएसटी बची हुई है और
नीति आयोग से जुड़ी हुई वन रिपोर्ट बची हुई है, बहुत सारी चीज बची हुई है। अभी करंट में धीरे धीरे आपको देते रहेंगे। तो जो जिन लोगों का कहना है कि भाई वीडियो में सफाई नहीं आ रही है अभी और थोड़ा आवाज भी ऐसे ही आ रही है, तो मेरा उनसे कहना यह है कि भाई नंबर्स के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतने आपको जैसा भी मिल रहा है वैसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए कुछ भी, क्योंकि आपको सिर्फ लिखना है, जो बोल रहा हूँ वो लिखना है। आपको क्लियरिटी से कोई मतलब नहीं है। फिलहाल तो ऐसा कुछ क्लियरिटी के लिए कोई विशेष तो चल नहीं रहा है भाई। यहाँ पे कोई मानचित्र तो बनाया नहीं जा रहा है कि भाई दिखना जरूरी है, क्योंकि भारत थोड़ा इधर उधर हो जाए। तो आप जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको नोट करें बस। बाकी नंबर्स के बाद आपकी क्लियरिटी भी आ जाएगी, और जो आप माइक के लिए कह रहे हो माइक का भी प्रयोग होगा, क्योंकि अभी अभी हमने अपना नया चैनल बनाया है। एक साथ सब कुछ करना ठीक नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ सुधार हो जाएगा। तो भाई आगे वाली वीडियो जो होगी आज की वो विश्व भूगोल पर होगी, और एक ढांसू वीडियो होने वाली है विश्व भूगोल पर। ऐसा विश्व भूगोल जो आज तक आपने कहीं पढ़ाई नहीं होगा, ऐसा विश्व भूगोल पढ़ाया जाएगा कि आज तक आपने कहीं पढ़ाई नहीं होगा। तो विश्व भूगोल की वीडियो देखना ना भूलें। इसके जस्ट बाद विश्व भूगोल की वीडियो अपलोड होगी, तो इस करंट को देखने के बाद आप विश्व भूगोल से लग जाइए। इससे पहले मैंने आपको पॉलिटी भी दी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया है। आज विश्व भूगोल के बारे में बताएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी की वीडियो आएगी पहली। तो धन्यवाद भैया। चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अच्छी लगे तो लाइक करें, बाकी किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अच्छी लगे तो लाइक करें, नहीं तो ना करें। लेकिन इतना जरूर है कि हमारा जो चैनल है उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल बेकार चल रहा है। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है क्लियरिटी की वजह से। ये प्रॉब्लम हम अपने आप सॉल्व कर देंगे, कुछ ही दिनों की थोड़ी दिक्कत है। तो भाई धन्यवाद। इससे आगे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।